गुड आफ्टरनून एवरीवन। सो लास्ट क्लास में हमने अल्टरेशन ऑफ कौन सा पढ़ा था? सिचुएशन क्लोज। अल्टरेशन ऑफ रजिस्टर्ड ऑफिस क्लोज हमने लास्ट क्लास में पढ़ा था। आई होप आप सबको समझ में आया होगा। उम्मीद करते हैं कि आपको समझ में आया होगा और अच्छे से समझ में आया होगा, क्योंकि मैंने बड़े प्यार से एक्सप्लेन करने की कोशिश की है कि आपको एक्चुअल में क्या है। तो आज का हमारा जो टॉपिक है वो क्या है? अल्टरेशन ऑफ ऑब्जेक्ट क्लोज। अब रिवाइज कराने की तो जरूरत नहीं है कि चार तरह की अल्टरेशन थी सिचुएशन ऑफिस क्लोज में। बेसिकली अल्टरेशन तो एक थी, लेकिन शिफ्टिंग के तीन चार तरीके थे। चार में से तीन तरीकों में अल्टरेशन नहीं होती है और एक तरीके में अल्टरेशन होती है। तो हमने पहला पढ़ा था जब विद इन द लोकल लिमिट्स, तो बोर्ड रेजोल्यूशन से काम चल गया था। आउटसाइड द लोकल लिमिट गए बट विद इन द सेम स्टेट रहे, तो एसआर से काम चल गया। अब वो कह रहे एक आरओसी से दूसरा आरओसी बट विद इन द सेम स्टेट, तो एप्लीकेशन लगानी रीजनल डायरेक्टर के पास। और लेकिन अल्टरेशन नहीं थी यहाँ तक भी। और लास्ट क्या था? जब हम आउटसाइड द स्टेट चले गए, एक स्टेट टू अनदर स्टेट, तो वहाँ अल्टरेशन थी। वहाँ एप्लीकेशन भी लगाई सेंट्रल गवर्नमेंट को, क्रेडिटर्स से एनओसी भी लिया, क्रेडिटर्स की अप्रूवल भी ली, क्रेडिटर्स को भी नोटिस इशू किया, क्रेडिटर्स के साथ साथ इंडिविजुअल नोटिस रेगुलेटरी अथॉरिटीज को भी भेजा। तो ये सब चीज़ें थी वहाँ पर। ये सब चीज़ें हमने लास्ट क्लास में पढ़ी। और फिर हमने देखा कि जैसे ही आपका एमओए एल्टर हो जाए, वैसे ही आप क्या करो, जो हर कॉपी है आपकी, जो एमओए की जितनी कॉपीज है हर कॉपीज में चेंज कर दो। इसके अलावा और भी जगह जहाँ पे चेंजेस रिक्वायर्ड है, जैसे लेटर हेड था या जितने भी रिकॉर्ड्स थे, डॉक्यूमेंट थे, या जितनी भी अथॉरिटीज को इन्फॉर्म करना था, आप वहाँ इन्फॉर्म कर दो। और कुछ चार पांच केस स्टडीज पढ़े थे हमने इसी चीज़ के ऊपर। अब हमारा जो सेकंड, आज का जो हमारा सेकंड क्या कह रहा हूँ, आज का हमारा जो टॉपिक है वो क्या है? अल्टरेशन ऑफ ऑब्जेक्ट क्लोज। ऑब्जेक्ट क्लोज को भी आप अल्टर कर सकते हो लेकिन ऑब्जेक्ट क्लोज को अल्टर करने के लिए भी आपको परमिशन चाहिए। ऑब्जेक्ट क्लोज को अल्टर करने के लिए भी आपको आपको जो आरओसी है, आरओसी को कुछ फॉर्म्स फाइल करने पड़ेंगे, आपको एसआर पास करना पड़ेगा आपको, अगर अल्टर करना है किसमें? ऑब्जेक्ट क्लोज में। तो फटाफट हम स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा जो टॉपिक है, अल्टरेशन ऑफ ऑब्जेक्ट क्लोज। अल्टरेशन ऑफ एमओए ड्यू टू चेंज इन द ऑब्जेक्ट क्लोज। अब ऑब्जेक्ट क्लोज में पता है ना आपको, दो चीजें हैं। एक क्या है? एक मेन ऑब्जेक्ट्स है, और एक जो मेन ऑब्जेक्ट्स के लिए एंसेलरी है वो ऑब्जेक्ट्स हैं। अब आप ऑब्जेक्ट क्लोज में चेंज कैसे कर सकते हो? आप किसी ऑब्जेक्ट को डिलीट कर सकते हो, आप कोई नया ऑब्जेक्ट ऐड कर सकते हो। यही तरीका है ना। अब क्या करो, या तो कोई नया ऑब्जेक्ट ऐड कर दो अपनी एक्टिविटीज़ को बढ़ाने के लिए। आप चाहे तो अपने जो ऑब्जेक्ट्स हैं उनको क्या कर सकते हो, अपने जो ऑब्जेक्ट्स हैं उसमें से किसी ऑब्जेक्ट को डिलीट भी कर सकते हो। तो क्या तरीका रहेगा अपने एमओए को चेंज करना, ऑब्जेक्ट क्लोज को चेंज करना? अल्टरेशन ऑफ एमओए। तो इसमें तरीका तो नहीं बताया गया है कि अल्टरेशन का क्या कुछ रहेगा, लेकिन हम पढ़ते हैं एमओए का अल्टरेशन ड्यू टू चेंज इन द ऑब्जेक्ट क्लोज। तो क्या कह रहे हैं सेक्शन 13(1) आपने हर जगह पढ़ा है। 13(1) क्या कह रहे हैं? अल्टरेशन इन एमओए किसकी वजह से होगी? एसआर पास करना पड़ेगा। और एसआर पास करके सब सेक्शन 6 क्या कहता है? उस एसआर को फाइल भी करना पड़ेगा एमजीटी 14 में। तो देखो प्रोविजन हम स्टार्ट करते हैं। अकॉर्डिंग टू सेक्शन 13, ए कंपनी बाय स्पेशल रेजोल्यूशन और आफ्टर कंप्लाइंग विद द प्रोसीजर स्पेसिफाइड इन सेक्शन एल्टर द प्रोविजन ऑफ एमओए। इसका मतलब क्या है कि एक कंपनी अगर ऑब्जेक्ट क्लोज को भी चेंज करना चाह रही है तो उसे भी क्या करना पड़ेगा? स्पेशल रेजोल्यूशन पास करना पड़ेगा। तो एसआर तो पास करना पड़ गया। फर्दर, इन केस कंपनी इज एलिजिबल फॉर कंडक्टिंग बिजनेस टू पोस्टल बैलेट, एनी अल्टरेशन इन ऑब्जेक्ट क्लोज ऑफ मेमोरेंडम शेल बी इम्प्लीमेंट द सेम थ्रू पोस्टल बैलेट इन टर्म ऑफ सेक्शन 1110 रीड विद रूल 22। फर्दर, अगर कंपनी के ऊपर क्या एप्लीकेबल है? पोस्टल बैलेट की एप्लीकेबिलिटी है। तो ये ऐसा मैटर भी ऐसा है, क्योंकि अगर आपको याद हो तो मैंने आपको पोस्टल बैलेट पढ़ाया था, और पोस्टल बैलेट में एक मैटर ये भी था कि अल्टरेशन हो रहा है क्या ऑब्जेक्ट क्लोज का, तो आपको पोस्टल बैलेट से करना पड़ेगा। ऐसा वो रेजोल्यूशन आपको पोस्टल बैलेट से पास करना पड़ेगा। ये जो मैटर आपको करना है, ये कैसे करना है? पोस्टल बैलेट की मदद से करना है। तो सेक्शन 13 क्या कह रहा है? एक कंपनी बाय स्पेशल रेजोल्यूशन, एक कंपनी स्पेशल रेजोल्यूशन पास करके अल्टर कर सकती है एमओए। फर्दर, कंपनी अगर एलिजिबल है, बिजनेस को कंडक्ट कैसे कर सकती है? पोस्टल बैलेट से कर सकती है। शेल इंप्लीमेंट द सेम थ्रू पोस्टल बैलेट इन टर्म ऑफ सेक्शन 110। अब सेक्शन 13 सब सेक्शन 9 अगर आपको याद हो तो देखो, हमने डिवाइड किए थे अल्टरेशन के, ये जो हमने सेक्शन 13 के जो सब सेक्शन थे इनको हमने डिवाइड किया था, और डिवीजन के हिसाब से ही हमने देखा था कि कौन सा सब सेक्शन किस
चीज़ के अल्टरेशन पर एप्लीकेबल है, कौन से क्लोज के अल्टरेशन पर एप्लीकेबल है। तो हमने सबसे पहले बात की थी 13(1) की। 13(1) हमने क्या बोला, 13(1) कॉमन प्रोविजन है, एसआर पास करना पड़ेगा। इसमें एक एक्सेप्शन है जहाँ पे सेक्शन 61, तो कैपिटल क्लोज जहाँ अल्टर करेंगे वहाँ सेक्शन 61 आएगा। अदरवाइज आपकी जितनी भी अल्टरेशन है एसआर से 13(2), 13(3) ये हमने किस में पढ़ी थी, नेम चेंज से रिगार्डिंग था। 13(4), 13(5), 13(7) किस चीज के रिगार्डिंग था, शिफ्टिंग ऑफ रजिस्टर्ड ऑफिस फ्रॉम वन स्टेट टू अनदर। क्योंकि अल्टरेशन तो इसी केस में थी ना, बाकी जो शिफ्टिंग थी उस केस में अल्टरेशन ही नहीं थी, इसीलिए हमने वहां पे सेक्शन 12 पढ़ा। बाकी जो 3 शिफ्टिंग थी, जस्ट 3 शिफ्टिंग में हमने सेक्शन 12 पढ़ा था। एक ही शिफ्टिंग में हमने ये प्रोविजन पढ़े थे, वो कौन सा था, शिफ्टिंग ऑफ रजिस्टर्ड ऑफिस फ्रॉम वन स्टेट टू अनदर स्टेट। शिफ्टिंग ऑफ रजिस्टर्ड ऑफिस फ्रॉम वन स्टेट टू अनदर, ये सिर्फ हमने एक ही केस में पढ़ा था और किसी केस में हमने नहीं पढ़ा। तो सेक्शन 13(1), 13(2), 13(3), 4, 5, 6 यहाँ तक हमने पढ़ लिया। 13(6) रह गया बीच में। 13(6) क्या कह रहा था, जो एसआर पास किया है उसके लिए MGT14 भी फाइल करना पड़ेगा। ये भी सिंपल सा था, ये भी हमने पढ़ लिया। आज हमारा जो प्रोविजन है वो 13(8) है और 13(9) है। 13(8) हम बाद में पढ़ेंगे। 13(9) क्या कह रहे हैं, अगर आपने ऑब्जेक्ट क्लोज में अल्टर किया है, अगर आपने ऑब्जेक्ट क्लोज में अल्टर किया है तो मतलब 13(1) के अकॉर्डिंग अगर आपने एसआर पास किया है तो आपको ये अल्टरेशन आरओसी को फाइल करनी पड़ेगी। इसमें MGT14 में आपको ये अल्टरेशन भी आरओसी को फाइल करनी पड़ेगी और आरओसी के पास 30 डेज है इस चीज को अप्रूव करने की। तो देखो 13(9) क्या कह रहे हैं, 13(9) यही कह रहे हैं, रजिस्ट्रार शैल रजिस्टर एनी अल्टरेशन ऑफ मेमोरेंडम with respect to the object of company and certify the registration within a period of 30 days from the date of filing of special resolution in according with section 13 subsection 6 clause A। मैंने अभी रिसेंट में ऑब्जेक्ट क्लोज अल्टर किया है, मेरा वैसे तो नेम चेंज के साथ ऑब्जेक्ट क्लोज अल्टर हो रहा है, बट मैंने उसका MGT14 फाइल किया है। मैं आपको उसका सर्टिफिकेट दिखाता हूँ, सर्टिफिकेट क्या आता है। मैं फॉर्म तो नहीं दिखा रहा आपको कि फॉर्म क्या है, बट मैं सर्टिफिकेट आपको दिखा सकता हूँ कि सर्टिफिकेट क्या है। देखो ये अभी रिसेंट में मैंने एक ऑब्जेक्ट क्लोज अल्टर किया है, तो सेक्शन 13(1) के अकॉर्डिंग एसआर पास किया था। सर्टिफिकेट ऑफ रेजोल्यूशन, शायद इस पे चलेगा या नहीं, चल रहा है। सर्टिफिकेट ऑफ रेजोल्यूशन ऑफ द स्पेशल रेजोल्यूशन कंफर्मिंग अल्टरेशन ऑफ द ऑब्जेक्ट क्लोज। तो ऑब्जेक्ट क्लोज को हम अल्टर कर रहे हैं, ऑब्जेक्ट क्लोज के रिगार्डिंग क्या है, सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन, सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन ऑफ स्पेशल रेजोल्यूशन जो एसआर आपने पास किया है कंफर्मिंग अल्टरेशन ऑफ द ऑब्जेक्ट क्लोज, उसको आरओसी कंफर्म कर रहा है, उसके रिगार्डिंग इसने इशू किया। द शेयर होल्डर ऑफ जो भी कंपनी का नाम है having passed special resolution in the annual या extraordinary general meeting held on this date altered the provision of memorandum with respect to the object or compliant with section 13 of the Companies Act। और यहाँ पे ROC कह रहे हैं the said special resolution together with the MOA as altered this has been duly registered। तो ये इन्होंने डेट दे दी, ये ROC है, ROC दिल्ली ने इसको साइन किया है। तो आरओसी दिल्ली के जो नीचे हैं वो पर्सन जिनके पास अथॉरिटी है वो इसे अप्रूव करते हैं। तो ये अल्टरेशन ऑफ ऑब्जेक्ट क्लोज है। तो ये हमने भी क्या किया, MGT14 फाइल किया और MGT14 फाइल करने के बाद आरओसी ने क्या किया, आरओसी ने रजिस्टर किया अल्टरेशन ऑफ MA विद रिस्पेक्ट टू द ऑब्जेक्ट क्लोज और सर्टिफाई द रजिस्ट्रेशन विद इन ए पीरियड ऑफ 30 डेज फ्रॉम द डेट ऑफ फाइलिंग ऑफ स्पेशल रेजोल्यूशन इन अकॉर्डिंग विद 13(6)A।
और 13(6)(a) किसकी बात करता है, MGT 14 की बात कर रहा है। इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है, सेम बिल्कुल सेम चीज़ है, मैंने आपको दिखा भी दी। मैंने आपको एक चीज़ और बोली थी, वो मैं देखता हूँ अगर है तो। मैंने आपको बोला था सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन, वो यस, ये सर्टिफिकेट ऑफ नेम चेंज है ये अभी रिसेंट में मैंने नेम चेंज जो किया था उस नेम चेंज वाला प्रोविज़न है ये। तो देखो ये आपका चेंज हुआ है, इट इज़ आई हेयर बाय सर्टिफाइड दैट नेम ऑफ कंपनी हैज़ बीन चेंज फ्रॉम दिस टू दिस विद इफेक्ट फ्रॉम द दिस सर्टिफिकेट और दिस कंपनी इज़ लिमिटेड बाय शेयर्स। तो पहले कंपनी का नाम ये था, फिर कंपनी का नाम चेंज हो गया, तो ये कंपनी के सर्टिफिकेट के रिगार्डिंग है। तो 13(9) क्या कह रहा है, रजिस्ट्रार क्या करेगा, रजिस्टर कर देगा क्या, एनी अल्टरेशन ऑफ मेमोरेंडम विद रिस्पेक्ट टू द ऑब्जेक्ट, विद रिस्पेक्ट टू द ऑब्जेक्ट ऑफ द कंपनी, और सर्टिफाई कर देगा इसको सर्टिफिकेट इशू करके। फर्दर सेक्शन 13 सबसेक्शन 8, अब ये इंपॉर्टेंट प्रोविजन है जो हमें पढ़ना है। अब एक कंपनी है, मान लो ABC लिमिटेड, इसने प्रोस्पेक्टस इशू किया। अब ये प्रोस्पेक्टस मत पूछना क्या होता है, मैं ऑलरेडी करा चुका हूं। एक कंपनी है ABC लिमिटेड, इसने प्रोस्पेक्टस इशू किया। प्रोस्पेक्टस इशू करके इसने मनी रेज की फॉर ऑब्जेक्ट स्पेसिफाइड इन प्रोस्पेक्टस। उस ऑब्जेक्ट के लिए जो प्रोस्पेक्टस में स्पेसिफाइड था, उस ऑब्जेक्ट के लिए इसने पैसा रेज किया, बट मनी अनयूटिलाइज रह गई। मनी अनयूटिलाइज रह गई। अब कंपनी क्या करना चाहती है, कंपनी वांट्स टू यूज अनयूटिलाइज अमाउंट फॉर अनदर ऑब्जेक्ट, बट कंपनी इस अनयूटिलाइज अमाउंट का यूज अनदर ऑब्जेक्ट के लिए करना चाह रही है, तो क्या करना पड़ेगा, SR पास करना पड़ेगा, SR पास करना पड़ेगा। दूसरा, एग्जिट अपॉर्चुनिटी देनी पड़ेगी, सबसे बड़ी बात। दूसरा, एग्जिट अपॉर्चुनिटी देनी पड़ेगी किसको, डिसेंटिंग शेयर होल्डर। डिसेंटिंग माने जिन्होंने SR के फेवर में वोट नहीं किया, जो नहीं चाहते कि उनका पैसा किसी ऐसे ऑब्जेक्ट में लगे जिस ऑब्जेक्ट के लिए पैसा रेज किया ही नहीं गया। उन्होंने कहा कि हमने तो स्पेसिफाइड इस ऑब्जेक्ट के लिए पैसा दिया था, आप अदर ऑब्जेक्ट में अगर ये पैसा लगाना चाह रहे हो तो हमें अपना पैसा वापस दे दो, हमें अपना पैसा वापस दे दो। अब एक चीज समझने की क्या है, प्रोस्पेक्टस कौन सी कंपनी इशू करती है, जो कंपनी लिस्टेड हो जाती है, या पब्लिक कंपनी इशू करती है। अनलिस्टेड पब्लिक कंपनी बहुत रेयर है, बहुत रेयर है अनलिस्टेड पब्लिक कंपनी करेगी। तो कौन सी कंपनी करने वाली है, लिस्टेड कंपनी। अब लिस्टेड कंपनी अगर करने वाली है तो एग्जिट अपॉर्चुनिटी किसके अकॉर्डिंग होगी, सेबी के प्रोविजंस के अकॉर्डिंग होगी। तो एग्जिट अपॉर्चुनिटी किसके अकॉर्डिंग, सेबी के प्रोविजन के अकॉर्डिंग। और ये जो एग्जिट अपॉर्चुनिटी वाला प्रोविजन है, ये आपका सिक्योरिटी लॉ में दिया गया है, यहां नहीं बताया गया है। ये आपका सिक्योरिटी लॉ में चैप्टर 4 में दिया गया है कि क्या प्रोसीजर रहेगा एग्जिट अपॉर्चुनिटी देने का। यहां सिर्फ ये बताया गया है कि एग्जिट अपॉर्चुनिटी देनी पड़ेगी अगर डिसेंटिंग शेयर होल्डर हैं तो, अगर डिसेंटिंग शेयर होल्डर हैं तो एग्जिट अपॉर्चुनिटी देनी पड़ेगी। देखो क्या है, सेक्शन 13 सबसेक्शन 8 lays down that a company which has raised money from public through prospectus and has any unutilized amount out of the money so raised। हमने भी यही बोला, आपने प्रोस्पेक्टस इशू करके पैसा रेज किया, लेकिन आप इस पैसे को पूरा खर्च नहीं कर पाए, अनयूटिलाइज अमाउंट रह गया, तो कंपनी चेंज नहीं कर सकती अपना ऑब्जेक्ट जिस चीज के लिए पैसा रेज किया था, अनलेस ए स्पेशल रेजोल्यूशन इज पास बाय द कंपनी। तो मतलब आप किसी और ऑब्जेक्ट में इस पैसे को खर्च करना चाह रहे हो, आप ऑब्जेक्ट क्लोज को अल्टर करना चाह रहे हो, कैसे, आप कंपनी को अलाउड नहीं है ऑब्जेक्ट क्लोज को अल्टर करना जिस सब्जेक्ट के लिए पैसा रेज किया गया था, अनलेस एक स्पेशल रेजोल्यूशन इज पास बाय द कंपनी। द डिटेल as may be prescribed in respect to such resolution shall be published in the newspaper, English or vernacular, which is circulation at a place where the registered office of the company is situated, and also be placed on the website of company if any, indicating therein justification of the such change।
अब वो क्या कह रहे हैं आपको, ये जो एसआर आप पास करोगे इसके रिगार्डिंग जो डिटेल आपको देनी है ये कहाँ पब्लिश करनी है, न्यूज़पेपर में, विच इज सर्कुलेशन एट प्लेस जहाँ रजिस्टर्ड ऑफिस सिचुएटेड है। कंपनी की अगर कोई वेबसाइट है इस पर भी डालना है, इंक्लूडिंग क्या इंडिकेट करना है, जस्टिफिकेशन, क्यों कर रहे हैं ऐसा, क्यों जिस ऑब्जेक्ट के लिए पैसा रेज किया था उसकी बजाय किसी और ऑब्जेक्ट में पैसा खर्च करना चाह रहे हैं। Dissenting shareholder shall be given a opportunity to exit by the promoter and shareholder having control in according with regulation to be specified by the Securities and Exchange Board। अच्छा, एग्जिट अपॉर्चुनिटी कौन दे रहा है? एग्जिट अपॉर्चुनिटी कंपनी नहीं दे रही है, एग्जिट अपॉर्चुनिटी वो प्रमोटर दे रहा है जो मेजर शेयर होल्डर है, या वो शेयर होल्डर जिनके पास कंट्रोल है, जिनके पास कंट्रोल है। कंट्रोल का मतलब मेजोरिटी डिसीजन इनके है, मेजोरिटी ऑफ डायरेक्टर इनके कहने पर अपॉइंट हो रहे हैं, तो ये क्या है, शेयर होल्डर हैविंग कंट्रोल। तो ये लोग, क्योंकि मेन जो ऑब्जेक्ट को चेंज करना चाह रहे हैं वो यही लोग हैं, मेन डिसीजन वाले यही लोग हैं, तो इन्हीं को एग्जिट अपॉर्चुनिटी देनी पड़ेगी डिसेंटिंग शेयर होल्डर को। कंपनी कह रही है हम नहीं देंगे, डिसेंटिंग शेयर होल्डर से जाके मांगो, वो आपको एग्जिट अपॉर्चुनिटी देंगे एज पर प्रोविजन ऑफ सेबी। Also for deleting the any portion of the object clause, प्रोसीजर जो है वो आपको सेम तरह का फॉलो करना है, चाहे ऐड करो, चाहे चेंज करो, चाहे डिलीट करो। कैसे हो सकता है? मान लो कोई कंपनी है, मान लो कोई कंपनी है, इसके ऑब्जेक्ट क्लोज में, इसके ऑब्जेक्ट क्लोज में कितने हैं? 4 मेन ऑब्जेक्ट है। अब ये ऐड करना चाह रहा है तो अल्टरेशन, डिलीट करना चाह रहा है अल्टरेशन, ऐड करना चाह रहा है अल्टरेशन, डिलीट करना चाह रहा है अल्टरेशन। चाहे ऐड करो चाहे डिलीट करो, दोनों चीजें क्या है? अल्टरेशन है। आपने एग्जिस्टिंग में नए ऐड कर दिए, अल्टरेशन है। आपने एग्जिस्टिंग डिलीट करके नए ऑब्जेक्ट किए, अल्टरेशन है। तो दोनों चीजों के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? क्या सेम प्रोसीजर फॉलो करना पड़ेगा। ए कंपनी में विश टू अल्टर इट्स ऑब्जेक्ट स्टेटेड इन मेमोरेंडम ड्यू टू वेरियस रीजन। तो बहुत से रीजन ऐसा करने के, जैसे एक कंपनी विशेस टू कट बैक। कट बैक का मतलब क्या है? अब कंपनी ने बहुत सारी तरह के बिजनेस कर रखे हैं, कंपनी के मैनेजमेंट के लिए इम्पॉसिबल हो गया, डिफिकल्ट हो गया है इतने सारे ऑब्जेक्ट को क्या करना, इतने सारे ऑब्जेक्ट को संभालना। तो इसमें अल्टर इट्स ऑब्जेक्ट टू सेल एंड डिस्पोज ऑफ द होल या पार्ट ऑफ द अंडरटेकिंग। तो कंपनी क्या कर रही है? अपना एक पोर्शन, अपना बिजनेस का एक पोर्शन सेल कर रही है, और वो वाला ऑब्जेक्ट अपने कहाँ से डिलीट कर रही है? अपने ऑब्जेक्ट क्लोज से डिलीट कर रही है। तो कंपनी बहुत सारे तरह के बिजनेस कर रही है और मैनेजमेंट के लिए बिजनेस संभालना मुश्किल हो गया है, तो कंपनी ने अपनी एक अंडरटेकिंग भी बेच दी और ऑब्जेक्ट भी डिलीट कर दिया कि कंपनी ये वाला ऑब्जेक्ट अब से कैरी आउट नहीं करेगी, इस ऑब्जेक्ट को किसी और को दे दिया। तो प्रोसीजर क्या है जो आपको फॉलो करना है? आपको दो चीजें समझ में आ गई। एक सिंपल आप कर रहे हो क्या, एक सिंपल ऐड डिलीट कर रहे हो, एक सेक्शन 13(8) अनयूटिलाइज अमाउंट की वजह से कर रहे हो। दोनों केसेस में क्या है? 13(9) तो आएगा ही आएगा। आप चाहे इस तरीके से अल्टरेशन कर लो, चाहे सिंपल तरीके से ऐड डिलीट कर लो। भाई ऐसा भी तो हो सकता है मेरा अनयूटिलाइज है ही नहीं, जैसे मेरी कंपनी में था। कंपनी डाइवर्सिफाई करना चाह रही है बिजनेस। पहले कंपनी सिर्फ ज्वेलरी का काम करती थी, अब जो मेरी कंपनी है वो क्या कर रही है? वो बैटरी मैन्युफैक्चरिंग का भी काम या सोलर पैनल का काम स्टार्ट कर रही है। तो कंपनी ने क्या किया? बिजनेस एक्टिविटीज बढ़ा दी। तो मैंने क्या किया? ऑब्जेक्ट क्लोज में एग्जिस्टिंग के साथ दो क्लोज और ऐड कर दिए, बैटरी प्लस सोलर पैनल। तो मैंने क्या किया फिर? 13(9) के अकॉर्डिंग आरओसी के पास फाइल किया, आरओसी ने रजिस्टर कर दिया। 13(8) के अकॉर्डिंग भी अगर मैं करूंगा तो सेम तरीका है, लेकिन थोड़ा सा प्रोसीजर क्या बढ़ गया? एक एसआर की पब्लिकेशन हो गई और दूसरा एग्जिट अपॉर्चुनिटी हो गई। तो ये दो स्टेप यहाँ पर एक्स्ट्रा रहेंगे। 13(9) तो आएगा ही आएगा कि आरओसी रजिस्टर, आरओसी के पास रजिस्टर करने के लिए तो भेजना ही भेजना पड़ेगा आपको, आरओसी के पास तो भेजना ही भेजना है। आरओसी के पास ना भेजो ऐसा तो हो ही नहीं सकता। तो वो कह रहे हैं कि आप चाहे ऐड डिलीट कुछ भी करो, 13(8) करोगे तो थोड़ा सा प्रोसीजर अलग है, अदरवाइज बाकी चीजें सेम है। प्रोसीजर क्या फॉलो करना है अल्टरेशन ऑफ ऑब्जेक्ट क्लोज के लिए? सबसे पहले आपको बोर्ड मीटिंग बुलानी है बाय इशू नॉट लेस देन 7 days नोटिस। बोर्ड मीटिंग होल्ड करोगे। बोर्ड मीटिंग में क्या क्या चीजें करोगे? एक तो बोर्ड रेजोल्यूशन, पहले तो डायरेक्टर्स की अप्रूवल लेंगे किस चीज के लिए? प्रपोज अमेंडमेंट टू द ऑब्जेक्ट क्लोज, इस ऑब्जेक्ट क्लोज में अमेंडमेंट के लिए। फिर डेट टाइम वेन्यू फिक्स करेंगे ईजीएम का,
ड्राफ्ट नोटिस अप्रूव करेंगे और डायरेक्टर या कंपनी सेक्रेटरी को ऑथराइज करेंगे साइन और इशू द नोटिस ऑफ द जनरल मीटिंग। बहुत सी जगह आपने पढ़ लिया है, ऐसा कुछ बताने वाला है नहीं जो मुझे बताना पड़े। और ईजीएम बुला रहे हैं तो आपको पता है कौन से सेक्शन के अकॉर्डिंग, सेक्शन 100 के अकॉर्डिंग, और 101 के अकॉर्डिंग कितने दिन का नोटिस, 21 डेज का नोटिस। लेकिन अगर कंपनी ने पैसा रेज किया है किससे, प्रोस्पेक्टस के थ्रू, और अनयूटिलाइज अमाउंट है, तो फॉलोइंग एडिशनल स्टेप कंपनी को करने पड़ेंगे। एडिशनल स्टेप में क्या है, एसआर पास सिर्फ पोस्टल बैलेट से होगा। एसआर पास सिर्फ किससे होगा, पोस्टल बैलेट से होगा, क्योंकि प्रोस्पेक्टस इशू करने वाली कंपनी के 200 शेयर होल्डर तो नहीं होंगे। एक चीज क्या समझने की जरूरत है, प्रोस्पेक्टस इशू करने वाली कंपनी के 200 मेंबर तो नहीं होंगे, 200 से ज्यादा ही होंगे, तो पोस्टल बैलेट तो है ही। नोटिस ऑफ रेजोल्यूशन कंटेन द फॉलोइंग पर्टिकुलर, तो जो नोटिस आप इशू करोगे उसमें क्या होगा, मनी रिसीव कितनी हुई थी प्रोस्पेक्टस जब इशू किया था, उसमें से यूटिलाइज कितनी हुई और अनयूटिलाइज कितनी। प्रपोज अल्टरेशन और चेंज इन ऑब्जेक्ट क्या है, एक्चुअल में प्रपोज अल्टरेशन क्या है, जस्टिफिकेशन फॉर अल्टरेशन और चेंज, क्यों करना चाह रहे हो, अमाउंट प्रपोज टू बी यूटिलाइज नए ऑब्जेक्ट में जो खर्च होने वाली है, एस्टिमेटेड फाइनेंशियल इम्पैक्ट, क्या इम्पैक्ट आने वाला है इस चेंज का कंपनी की अर्निंग पे और कंपनी के कैश फ्लो पे, और अदर रेलिवेंट इंफॉर्मेशन जो मेंबर्स को एक डिसीजन लेने में हाँ या ना करने में जो हेल्प करे उस चीज के रिगार्डिंग। एडवर्टाइजमेंट पब्लिश करनी है, ये तो हमें पता है, स्पेशल रेजोल्यूशन की डिटेल देते हुए, और क्योंकि पोस्टल बैलेट है तो पोस्टल बैलेट के साथ ही करोगे। वी शैल बी पब्लिश साइमल्टेनियसली विद डिस्पोज ऑफ द पोस्टल बैलेट नोटिस टू द शेयर होल्डर, इंग्लिश में और वर्नाकुलर में, जहाँ रजिस्टर्ड ऑफिस और कंपनी की वेबसाइट पे भी डालना है। ये तो ऊपर प्रोविजन आ गया। अपॉर्चुनिटी देनी है किसको, डिसेंटिंग शेयर होल्डर को एग्जिट करने की, कौन देने वाला है, प्रमोटर और शेयर होल्डर हैविंग कंट्रोल, इसके अकॉर्डिंग सेबी के प्रोविजन के अकॉर्डिंग। सेंड कर दो नोटिस ऑफ जनरल मीटिंग 21 क्लियर डेज पहले, या शॉर्टर नोटिस इशू कर दो। होल्ड करो शेयर होल्डर की मीटिंग, पास करो स्पेशल रेजोल्यूशन 3/4 की मेजोरिटी से। जैसे ही एसआर पास हो एमजीटी 14 फाइल करना है, उसके साथ कॉपी ऑफ स्पेशल रेजोल्यूशन, एक्सप्लेनेटरी नोट, नोटिस फॉर कन्वीनिंग द जनरल मीटिंग और एल्टर्ड एमओए, क्योंकि एमओए का क्लोज एल्टर हुआ है तो एल्टर्ड एमओए लगाने पड़ेंगे। रजिस्टर करेगा, रजिस्टर कर लेगा अल्टरेशन 30 डेज के अंदर अंदर, और आपको सर्टिफिकेट इशू कर देगा। एवरी अल्टरेशन मेड इन मेमोरेंडम शैल बी नोटेड इन एवरी कॉपी ऑफ मेमोरेंडम, तो जितनी भी मेमोरेंडम की कॉपी है वो चेंज करनी पड़ेगी, क्योंकि नया क्लोज अल्टर, नया ऑब्जेक्ट ऐड करना है, या जो डिलीट, जो भी आपने अल्टरेशन की है, ऐड डिलीट जो भी करी वो अल्टरेशन उसमें नोट डाउन तो करनी पड़ेगी। तो अल्टरेशन ऑफ ऑब्जेक्ट क्लोज, तो अल्टरेशन ऑफ ऑब्जेक्ट क्लोज सिंपली अल्टरेशन किससे होगी, एसआर से होगी। अगर आपने अनयूटिलाइज वाला है तो एसआर पास करना है, एसआर का जो नोटिस भेजेंगे उसमें बहुत सी बातें लिखनी है, फिर आपको पब्लिश भी करना है एसआर का जो नोटिस है न्यूज़पेपर्स में, एग्जिट अपॉर्चुनिटी देनी है सेबी के प्रोविजन के अकॉर्डिंग। सिर्फ इतना सा फर्क है और कुछ नहीं है। रजिस्ट्रार के पास आप फाइल करोगे, रजिस्ट्रार के पास 30 डेज है, रजिस्ट्रार या तो रजिस्टर कर लेगा या आपको रीजन बता देगा रजिस्टर ना करने का। प्रोसीजर सेम है, जनरल बोर्ड मीटिंग, जनरल मीटिंग में एसआर पास किया, फिर उसको फाइल कर दिया एमजीटी 14 में, आरओसी ने रजिस्टर कर लिया, एक सर्टिफिकेट इशू कर दिया कि उसने रजिस्टर कर लिया है, और सारे जो जितनी भी कॉपीज आपकी एमओए की पड़ी है उनमें क्या कर लो, ये बात नोट डाउन कर लो। सिर्फ इतना सा है, जस्ट सिंपल सा, और कुछ भी नहीं। नेक्स्ट क्या है, अल्टरेशन ऑफ लाइबिलिटी क्लोज। बट हमने तो क्या पढ़ा था, लाइबिलिटी क्लोज अल्टर नहीं होता। यस, लाइबिलिटी क्लोज अल्टर नहीं होता, जस्ट कंपनी वन टाइप ऑफ कंपनी से उठ के दूसरी टाइप में चली जाती है। सेक्शन 13 डज नॉट प्रोवाइड फॉर अल्टरेशन ऑफ द लाइबिलिटी क्लोज। सेक्शन 13 तो प्रोवाइड नहीं करता है अल्टरेशन, लेकिन एक सिंपल सी एक इंटरप्रिटेशन जो निकाली है, जो भी लोग हैं, जो भी ऑथर्स हैं, उन्होंने जो अल्टरेशन, जो इंटरप्रिटेशन निकाली है, वो मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। लाइबिलिटी क्लोज नीड टू बी अल्टर ओनली when we are changing the type of company from limited by shares to a company limited by guarantee और unlimited company और vice versa। कह रही जब कंपनी लिमिटेड बाय शेयर से किस में चेंज हो रही है, लिमिटेड बाय गारंटी, या कंपनी लिमिटेड बाय शेयर से किस में चेंज हो रही है, अनलिमिटेड कंपनी में, या लिमिटेड बाय गारंटी लिमिटेड बाय शेयर्स में जा रही है, अनलिमिटेड में जा रही है, अनलिमिटेड कंपनी लिमिटेड बाय शेयर्स में जा रही है, लिमिटेड बाय गारंटी में जा रही है, तो ही आपका क्या होगा, लाइबिलिटी क्लोज अल्टर होगा। और मैंने अभी तक अपने पूरे सीएस के कैरियर में ये चीज़ नहीं देखी है कि कोई कंपनी लिमिटेड बाय शेयर्स और अनलिमिटेड कंपनी हो जाए और लिमिटेड बाय गारंटी हो जाए, ऐसा नहीं देखा है अभी तक। द क्लोज कैन बी अल्टर्ड बाय ऑब्टेनिंग अप्रूवल ऑफ मेंबर बाय स्पेशल रेजोल्यूशन, लेकिन अगर ऐसा होता है तो आपको एसआर पास करके अप्रूवल लेनी पड़ेगी। लेकिन अगर
ऐसा होता है तो आपको एसआर पास करके अप्रूवल लेनी पड़ेगी, जस्ट इतना सा प्रोविजन है और कुछ नहीं। इसीलिए कहते हैं कि लाइबिलिटी क्लोज अल्टर नहीं होता है, क्योंकि देखा ही नहीं गया है कि कोई कंपनी लिमिटेड बाय शेयर से उठ के अनलिमिटेड चली गई हो या लिमिटेड बाय गारंटी में चली गई हो। ऐसा प्रोविजन देखा नहीं गया है आज तक। मैं आप गूगल भी करोगे तो गूगल भी यही जवाब देगा आपको, सेम इसी तरह के जवाब गूगल पे आपको मिल जाएंगे कि अल्टरेशन पॉसिबिलिटी नहीं है, इस तरह का अल्टरेशन। लेकिन लोगों ने ये भी लिखा है कि अल्टरेशन पॉसिबल है, क्योंकि 13(1)(13) सेक्शन 13 सबसेक्शन 1 क्या कह रहा है कि अल्टरेशन हर तरह की हो सकती है बाय पासिंग एसआर। बाय पासिंग एसआर अल्टरेशन पॉसिबल है। तो अगर मैं लाइबिलिटी क्लोज को चेंज करूंगा तो इसका इफेक्ट तो आने वाला है ना एमओ पे, क्योंकि एमओए में जहां ये लिखा है कि कंपनी लिमिटेड बाय शेयर्स है, वहां कंपनी क्या करनी पड़ेगी, अनलिमिटेड कंपनी या कुछ करनी पड़ेगी, और टेबल भी चेंज करनी पड़ेगी। एमओए एमओए की टेबल भी तो चेंज करनी पड़ेगी, क्योंकि टेबल ये तो किसकी है, लिमिटेड बाय शेयर्स की है, तो इस टेबल को भी तो चेंज करना पड़ेगा। तो ये आपका अल्टरेशन था लाइबिलिटी क्लोज का। किस चीज का अल्टरेशन, अल्टरेशन ऑफ लाइबिलिटी क्लोज। नेक्स्ट आपका अल्टरेशन ऑफ कैपिटल क्लोज इन एमओए। बट अल्टरेशन इन कैपिटल क्लोज ऑफ एमओए के लिए सेक्शन 13 नहीं पढ़ना है, क्योंकि सेक्शन 13 सब सेक्शन 1 में पहले ही बोला था, सेव एज अदरवाइज प्रोवाइडेड इन सेक्शन 61। तो सेक्शन 61 किसके लिए, कैपिटल क्लोज के अल्टरेशन के लिए है। तो कैपिटल क्लोज के अल्टरेशन के लिए सेक्शन 13 नहीं पढ़ना है, मतलब एसआर होगा या नहीं ये डिपेंड करेगा 61 पे, बट एसआर 13 वाला तो नहीं है। 13 वाला तो एसआर नहीं है, क्योंकि 13 के अकॉर्डिंग तो हो ही नहीं रहा। तो 61 में देखना पड़ेगा एसआर दे रखा है क्या दे रखा है। ए कंपनी लिमिटेड बाय शेयर्स, ए कंपनी लिमिटेड सॉरी ए लिमिटेड कंपनी हैविंग शेयर कैपिटल, तो सीधी बात है कंपनी लिमिटेड बाय शेयर्स मे इफ ऑथराइज्ड बाय आर्टिकल एल्टर द मेमोरेंडम इन इट्स जर्नल मीटिंग। तो पहले अथॉरिटी किस में चेक कर लो, एल्टर में, क्या कंपनी अपने कैपिटल क्लोज में अल्टरेशन कर सकती है नहीं। वो कह रहे हैं कि अगर ऑथराइज बाय आर्टिकल है तो एल्टर कर सकती है इन इट्स मेमोरेंडम, एल्टर इट्स मेमोरेंडम इन इट्स जर्नल मीटिंग, जनरल मीटिंग में। बट जनरल मीटिंग में रेजोल्यूशन कौन सा होगा ये नहीं लिखा इसने। जनरल मीटिंग में रेजोल्यूशन कौन सा होगा ये नहीं लिखा इसने अभी तक। एल्टर इट्स मेमोरेंडम इन इट्स जनरल मीटिंग 2 क्या कर सकता है, ये इंक्रीज कर सकते हैं हम ऑथराइज कैपिटल। तो ऑथराइज कैपिटल क्या है, वो कैपिटल जिसके साथ कंपनी रजिस्टर थी, या कंपनी ने लास्ट जो ऑथराइज कैपिटल चेंज किया था उसको दोबारा चेंज कर रही है। फॉर एग्जाम्पल क्या लिखा होता है, जो 5th क्लोज जिसे हम कहते हैं मेमोरेंडम का, क्या लिखा होता है, दी ऑथराइज कैपिटल, दी ऑथराइज कैपिटल ऑफ द कंपनी इज रुपीज 10 लाख, यहाँ तो 00 आएंगे, डिवाइडेड इनटू 1 लाख शेयर ऑफ रुपीज 10 ईच। इक्विटी शेयर्स कर लो। तो ऑथराइज कैपिटल ऑफ कंपनी इज रुपीज 10 लाख डिवाइडेड इनटू 1 लाख इक्विटी शेयर्स ऑफ रुपीज 10 ईच। तो ये क्या हो गई कंपनी की ऑथराइज कैपिटल, ये नंबर ऑफ शेयर्स और ये नॉमिनल वैल्यू। अब वो कह रहे हैं कि आप क्या कर रहे हो, ऑथराइज कैपिटल को चेंज कर रहे हो, इंक्रीज कर रहे हो। तो इंक्रीज कर रहे हैं तो हम क्या करेंगे, क्लोज 5 एल्टर हो रहा है, क्लोज 5 एल्टर हो रहा है। कैसे, न्यू क्लोज क्या बनेगा, हम इंक्रीज कर रहे हैं मान लो 2 लाख से, द ऑथराइज कैपिटल ऑफ द कंपनी इज रुपीज 12 लाख डिवाइडेड इनटू कितना हो जाएगा, 1,20,000 इक्विटी शेयर्स ऑफ रुपीज 10 ईच। तो ये क्या कर दिया मैंने, अपनी कैपिटल को, ऑथराइज कैपिटल को चेंज कर दिया। ये कब होता है,
रीज़न समझते हैं। मान लो एक कंपनी की ऑथराइज कैपिटल 10 लाख है, ऑथराइज कैपिटल एसी कह देते हैं, 10 लाख रुपीज़ है, और कंपनी की पेड अप कैपिटल भी 10 लाख रुपीज़ है। अब कंपनी को फर्दर नीड है, और कंपनी रेज करना चाह रही है कैपिटल, बट कंपनी ने तो फुल यूटिलाइज कर लिया अपना ऑथराइज कैपिटल का। तो अगर अब कंपनी 2 लाख के शेयर्स और इशू करना चाह रही है, तो कंपनी को पहले 10 लाख में 2 लाख ऑथराइज कैपिटल बढ़ानी पड़ेगी। फर्स्ट ऑथराइज कैपिटल बढ़ानी पड़ेगी, तब आप बचे हुए क्या कर सकते हो, 2 लाख रुपए के शेयर्स इशू कर सकते हो, पेड अप शेयर कैपिटल अपनी बढ़ा सकते हो। तो पेड अप शेयर कैपिटल को बढ़ाने के लिए पहले आपको, पेड अप शेयर कैपिटल इशू करने के लिए बेसिकली पहले आपको ऑथराइज कैपिटल चेक करनी पड़ेगी। अगर पेड अप कैपिटल आप उतनी बढ़ा रहे हो जितना ऑथराइज आपको अलाउड है, तो मान लो ऑथराइज कैपिटल 10 लाख रुपीज़ है और पेड अप आपकी अभी तक 5 लाख रुपए है, तो मतलब सिर्फ 5 लाख रुपए के शेयर आपने इशू किया है। अब 2 लाख के और करना चाह रहे हो, तो क्या मुझे ऑथराइज कैपिटल बढ़ानी है? नहीं, क्योंकि अभी तो विद इन द लिमिट है। लेकिन जब मैं इस लिमिट पे पहुंच जाऊंगा 10 लाख रुपीज़ और मैं इससे ज़्यादा करना चाह रहा हूँ, तो मैंने ऑथराइज कैपिटल बढ़ानी पड़ेगी। तो ये क्या कहलाता है? पहला अल्टरेशन कहला रहा है। अल्टरेशन कैसे? इंक्रीज इन ऑथराइज कैपिटल बाय सच अमाउंट एज इज थिंग्स एक्सपीडेंट। तो इंक्रीज कर लो शेयर कैपिटल को उतने अमाउंट से जितना आपको ठीक लगता हो, जितना कंपनी को ज़रूरत हो, जितना आपको ठीक लगता हो, क्योंकि फ्री में चेंज नहीं होती है, ये फ्री में चेंज नहीं होती है, इसके ऊपर अमाउंट बहुत बड़ा खर्च होता है जब भी हम चेंज करते हैं ऑथराइज कैपिटल, क्योंकि वहाँ पे स्टैम्प ड्यूटी फीस और बाकी फीस आती हैं। जैसे मैं आपको एक एग्जांपल दिखाऊं, मान लो कोई भी कंपनी, एक कंपनी, जैसे मैं अभी रिसेंट में मैंने कंपनी बनाई है, मैं उसका नाम आपको दिखाता हूँ। तो जैसे अभी रिसेंट में मैंने बनाई है फ्रंट इंफ्रा, यस, ये अभी अभी मैंने जस्ट 5-10 डेज बैक बनाई थी। WRO। तो अभी देखो इसके ऑथराइज कैपिटल कितनी है? 10 लाख रुपीज। पेड अप कितनी है? 1 लाख रुपीज। ऑथराइज कितनी? 10 लाख रुपीज। पेड अप कितनी है? 1 लाख रुपीज। पेड अप कितनी? 1 लाख रुपीज की पेड अप है, सिर्फ इतनी है और कुछ नहीं है। देखो, अब कंपनी, अगर मान लो कंपनी की ऑथराइज कैपिटल बढ़ाना चाहे, पेड अप से कोई मतलब नहीं है, पेड अप जब बराबर पहुंच जाएगी तब तो करना ही करना है। अब मैं इंक्वायर करूं, देखो फीस, फीस में क्या कर रहा हूँ, कंपनी के रिगार्डिंग कोई फॉर्म है उसकी चेक कर रहा हूँ। सेलेक्ट फॉर्म। फॉर्म अभी मैं आपको बताऊंगा, SS7 फाइल होता है जब हम ऑथराइज कैपिटल को इंक्रीज करते हैं, जब हम अल्टरेशन करते हैं। तो देखो, नोटिस टू ROC ऑफ इंक्रीज इन ऑथराइज कैपिटल इंडिपेंडेंटली बाय कंपनी। कंपनी अपनी मर्जी से कर रही है, किसी और रीजन की वजह से नहीं कर रही है। अब देखो, सीन सीन मैंने कॉपी कर लिया था, और सॉरी, सीन कॉपी करना भूल गए हम। चलो, सीन कॉपी करना पड़ेगा, अब दोबारा खोलना पड़ेगा। हमने कैपिटल कॉपी कर ली, क्या था भाई? फ्रंट इंफ्रा, ये रहा भाई। सीन कॉपी करना है, जस्ट हमें ओपन करने की जरूरत नहीं है। तो SS7 मैंने सेलेक्ट किया, मैंने ये डाला। डेट ऑफ इवेंट, मान लो मैं आज ही डेट है, मैंने आज ही रेजोल्यूशन पास किया है, 13/8। अरे इसमें थोड़ी सी वो, ये कीबोर्ड उससे भी चलता है भाई, यहाँ से सेलेक्ट कर लेते हैं, 13/8/2020। अब रिवाइज ऑथराइज कैपिटल अभी कितनी थी? 10 लाख रुपीज। कितनी करना चाह रहे हैं? 12 लाख रुपए ही करना चाह रहे हैं। चलो, 1 2 3 4 5, 12 लाख। कैलकुलेट करो भाई, फीस कितनी आएगी? 12 लाख ही हो गए ना? यस, देखो 12 लाख रुपए की फीस आ रही है। नॉमिनल, नॉर्मल तो 0 है। MOA की फीस है 4,000 रुपये, स्टैम्प ड्यूटी 300, तो 4300। 4300 आपका कैपिटल बढ़ाने का खर्चा है। अब मान लो इसको मैं 25 लाख करना चाह रहा हूँ। अब देखो, 32,250 रुपये कैपिटल बढ़ाने का खर्चा है, गवर्नमेंट फीस है। प्रोफेशनल भी लेगा अभी तो, प्रोफेशनल भी लेगा अपनी फीस है।
प्रोफेशनल फ्री में थोड़ा काम करेगा, प्रोफेशनल भी लेगा, तो 32,250 रुपये कैपिटल बढ़ाने का खर्चा हो गया। देखो, इसीलिए कोई भी कंपनी अनाप शनाप कैपिटल नहीं बढ़ाती है, सोच समझ के बढ़ाते हैं, क्योंकि पता है इसके ऊपर फीस लगती है। तो कंपनी क्या कर सकती है, इंक्रीज कर सकती है अपनी ऑथराइज कैपिटल को बाय सच अमाउंट एज इज थिंक फिट, जो उसे सही लगे, जितनी वो गवर्नमेंट फीस भर सके उतने हिसाब से वो क्या करती है, ऑथराइज कैपिटल को इंक्रीज कर सकती है। तो ये पहला तरीका था, कंपनी एल्टर कर रही है एमओए को बाय इंक्रीजिंग द ऑथराइज कैपिटल, बाय इंक्रीजिंग द ऑथराइज कैपिटल ऑफ द कंपनी। दूसरा क्या कह रहे हैं, तो ये पता चल गया ना। अच्छा, मैं एक चीज आपको पहले बता दूं, यहाँ ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन होने वाला है, स्पेशल रेजोल्यूशन नहीं है। सेक्शन 61 की आप बात कर रहा है, ओआर की बात करता है, एसआर की बात नहीं कर रहा है, ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन। दूसरा, कंसोलिडेट एंड डिवाइड all या any of its share capital into share of the larger amount than its existing shares। अब देखो, आपने ये एग्जाम्पल किया था, एग्जाम्पल में आपने क्या पढ़ा था, 12 लाख रुपीज के शेयर्स थे। तो 12 लाख रुपीज के शेयर्स थे, 12 लाख रुपीज के शेयर्स थे 1,20,000, यही हुआ ना, 12 लाख और 1,20,000। अब आपने क्या किया टोटल, अब आपने क्या देखा, आपने क्या बोला, कंपनी ने इशू कर रखे हैं 10 लाख शेयर्स ऑफ ₹10 ईच, तो मतलब कितने हो गए, नहीं सॉरी 10 लाख नहीं, कंपनी ने 1 लाख शेयर्स इशू कर रखे हैं 10 रुपीज ईच के, तो मतलब 10 लाख रुपए के शेयर्स इशू कर रखे हैं। तो कंपनी ने क्या कर रखा है, 10 लाख रुपीज के शेयर इशू कर रखे हैं। तो हमने क्या किया, पेड अप को कंसोलिडेट किया, शेयर्स जो डिवाइडेड थे उसको मल्टीप्लाई कर दिया, कितने रुपए का है, कंसोलिडेट करके कितना आया, 10 लाख रुपीज आया। अब हम क्या कह रहे हैं कि वही कंसोलिडेट करो, पहले तो पेड अप कैपिटल को ऐड कर दो, जितनी पेड अप कैपिटल कंपनी की है, तो क्या निकल के आया, 1 लाख शेयर्स इशू कर रखे हैं 10 रुपए के हिसाब से, तो कंपनी की टोटल जो कैपिटल है, पेड अप कैपिटल 10 लाख रुपीज। तो कंसोलिडेट किया, अब इसको डिवाइड कर दो, कंसोलिडेट कर दिया, अब इसको डिवाइड कर दो किससे, जिसमें आप डिवाइड करना चाह रहे हो। तो अभी 10 रुपीज का शेयर है, मैं 100 रुपए का एक शेयर बनाना चाह रहा हूँ, तो मैंने क्या किया, कंसोलिडेट एंड डिवाइड कर दिया, और शेयर को लार्जर अमाउंट में डिवाइड कर दिया। कंसोलिडेट एंड डिवाइड एनी ऑफ शेयर कैपिटल इनटू शेयर ऑफ ए लार्जर अमाउंट। तो पहले कितने रुपए का शेयर था, 10 रुपीज का शेयर था, मैंने लार्जर अमाउंट मैंने 100 रुपए से डिवाइड कर दिया, तो अब कितने शेयर्स आ गए, 10,000 शेयर्स होंगे, 10 लाख, कितने हो गए, 10,000 शेयर्स। तो देखो, शेयर क्या बना दिया, लार्जर अमाउंट का बना दिया, शेयर क्या बना दिया, लार्जर अमाउंट का शेयर्स बना दिया, बस मैंने इतना सा किया। तो शेयर हमने क्या कर दिया, इंक्रीज इन ऑथराइज कैपिटल बाय सच अमाउंट से हमने बढ़ा दी, कोई दिक्कत नहीं। कंसोलिडेट और डिवाइड कर दिया शेयर कैपिटल को लार्जर अमाउंट में, देन इट्स एग्जिस्टिंग शेयर, तो एग्जिस्टिंग शेयर की बजाय हमने शेयर्स की वैल्यू बढ़ा दी। अब इसकी वजह से, लेकिन कंसोलिडेशन और डिवीजन की वजह से चेंज नहीं हुआ है वोटिंग परसेंटेज में। तो अगर किसी के पास पहले कितने शेयर्स थे, अगर किसी पर्सन के पास पहले 100 शेयर्स थे और 100 शेयर रिप्रेजेंट कर रहे थे 10% ऑफ कैपिटल को, अब उसके पास 100 रुपए का एक शेयर होने के बाद सिर्फ 10 शेयर बचते हैं, तो भी कितने को रिप्रेजेंट कर रहा है, वो 10% को, क्योंकि पहले 1 लाख रुपए का 10% को रिप्रेजेंट कर रहा था, अब 10,000 शेयर्स को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो भी 10% है, 1 लाख का 10% तो भी 100 था। तो पहले भी 10% वोटिंग राइट था आपके पास, अब भी 10% वोटिंग राइट है। ये कब है, जब 10 रुपए का शेयर है, ये कब है, जब 100 रुपए का शेयर है। तो 100 रुपए का शेयर है, तो मेरे शेयर्स कितने रह गए, 10, यहाँ मेरे शेयर 100 थे, तो भी 10% को रिप्रेजेंट कर रहा था, यहाँ भी 10% को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो फर्क तो नहीं आया ना, क्योंकि अगर वोटिंग परसेंट में चेंज आ गया तो आपको ट्रिब्यूनल की अप्रूवल लेनी पड़ जाएगी। अगर वोटिंग परसेंटेज में चेंज आ गया तो किसकी अप्रूवल लेनी पड़ेगी, तो आपको ट्रिब्यूनल की अप्रूवल लेनी पड़ेगी ऑन एन एप्लीकेशन मेड इन द प्रिस्क्राइब्ड मैनर। नेक्स्ट क्या कह रहे हैं, कन्वर्ट ऑल या एनी ऑफ द फुल्ली पेड अप शेयर्स इनटू स्टॉक। स्टॉक क्या होता है, बंच ऑफ शेयर्स। जैसे क्या कह दिया कि 10 शेयर्स का स्टॉक होगा, 10 शेयर्स का स्टॉक होगा, तो जब ये शेयर्स बिकेंगे तो 100 के 100, 10 के 10 इकट्ठे बिकेंगे। तो मैंने 100 शेयर्स का बंच बना दिया, तो 100 शेयर्स इकट्ठे डील किए जाएंगे।
तो कन्वर्ट शेयर्स फुल्ली पेड अप शेयर्स इनटू स्टॉक और रीकन्वर्ट स्टॉक इनटू फुल्ली पेड अप शेयर्स ऑफ एनी डिनोमिनेशन। सब डिवाइड कर दिया। सब डिवाइड क्या, अभी हमने 10 रुपए का शेयर 100 रुपए का किया था, अब मैं 10 रुपए का शेयर्स डिवाइड कर रहा हूँ, 5 शेयर्स बना दिए मैंने 2 रुपए ईच। पहले मेरा एक शेयर्स था ₹10 का, अब मैंने 5 शेयर्स बना दिए। ये मेरा एक शेयर था 10 रुपए का, अब मैंने 5 शेयर्स बना दिए 2 रुपए के, तो मैंने डिवाइड कर दिया और इसकी वजह से शेयर्स का नंबर बढ़ गया, बट वोटिंग परसेंटेज में चेंज नहीं आया है। सब डिवाइडेड शेयर्स और एनी ऑफ देम इनटू शेयर्स ऑफ ए स्मॉलर अमाउंट, स्मॉलर अमाउंट का शेयर बना दिया, देन इज फिक्स बाय द मेमोरेंडम। मेमोरेंडम में तो 10 ही था, मैंने उसको चेंज करके 2 का बना दिया, तो मुझे अल्टर करना पड़ेगा एमओए। सो हाउएवर that is subdivision the proportion between the amount paid up and amount if any unpaid on each reduced share shall be same as is was in case of the shares from which reduced shares is derived। अच्छा, यहाँ तक आपको बड़ा सिंपल सा लगा होगा कि हमने क्या किया, शेयर्स को स्मॉलर अमाउंट का बना दिया, कोई दिक्कत नहीं। हमने शेयर्स को क्या किया, हमने शेयर को उठा के स्मॉलर अमाउंट का बना दिया। अब ये तो मान लो क्या है, मान लो एक शेयर्स ये फुल्ली पेड अप मैंने मान लिया था। अब मान लो शेयर्स क्या है, एक शेयर की नॉमिनल वैल्यू तो 10 है, शेयर्स की नॉमिनल वैल्यू 10 है, बट पेड अप 6 रुपए, बट पेड अप 6 रुपए है। अब मैं इसे डिवाइड करना चाह रहा हूँ, मैं 10 वाले को डिवाइड करना चाह रहा हूँ। 5 रुपए का 5 शेयर्स में डिवाइड किया 2 रुपए ईच, बट ये भी फुल्ली पेड अप हुआ। मैं 1 × 10 कर रहा था, ये फुल्ली पेड अप मान के ये भी फुल्ली पेड अप मान लिया। अब मैं अगर 6 रुपए ही पेड अप है तो मैं 2 को उतने हिसाब से रिड्यूस कर दूंगा। अब मैं 2 को उतनी परसेंटेज से रिड्यूस कर दूंगा जितना पैसा अनपेड है, क्योंकि परसेंटेज सेम रहनी चाहिए। पहले 4 रुपए अनपेड था, अब भी इतना परसेंटेज, मतलब पहले 40% अनपेड था, अब भी 40% अनपेड रहना चाहिए। मैंने 2 रुपए का तो बना दिया नॉमिनल वैल्यू, बट नॉमिनल वैल्यू 2 रुपए की है, जो पेड अप है वो पेड अप उतनी ही हिसाब से रखूंगा। पेड अप को तो मैं उतना ही हिसाब से रखूंगा कि 40% अनपेड ही आए, 40% क्या है, अनपेड ही रहे। तो जो डिफरेंस है अनपेड का वो सेम ही रहना चाहिए, चाहे आपने शेयर्स को स्मॉलर डिनोमिनेशन का बना दिया। हाउएवर सब डिवीजन इन द सब डिवीजन the proportion between the amount paid up or amount if any unpaid on each reduced share shall be same। तो पोर्शन बिटवीन किसके बीच में, पेड अप माइनस पेड अप के बीच में, रिड्यूस जो ऑन रिड्यूस शेयर जो आपने रिड्यूस किया है सेम होना चाहिए, जैसे एज इट वाज इन केस ऑफ शेयर्स फ्रॉम विच द रिड्यूस कैपिटल इज ड्राइव। तो जैसे रिड्यूस कैपिटल ड्राइव हुई है, तो आपने जैसे पेड अप कैपिटल उतने रुपए से रिड्यूस करनी है जितनी आपकी पहले थी, जितनी आपकी पहले थी उतने परसेंटेज से ही आप रिड्यूस कर दो, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। नॉमिनल वैल्यू आप कर लो, कोई दिक्कत नहीं। 2 रुपए की नॉमिनल वैल्यू बना दी, बट पेड अप पहले भी 6 रुपए थी, पहले भी 60% था, अब भी 60% ही कर लो। तो अब का क्या मतलब है, कितना रुपए भाई, ये तो डिवाइड तो कर दिया, बट पेड अप कितना रखा, 1.2 रुपीज, 1.2 पेड अप, क्योंकि 60% ही पेड अप है, पहले भी 60% ही पेड अप था, अब भी कितना है, 60% ही पेड अप है। अभी भी कितना है, अभी भी वो कह रहा है 2 माइनस, अगर मैं 1.2 करूं तो 40% अनपेड आना चाहिए। जैसे पहले अनपेड इतना आ रहा था, अब भी अनपेड उतना ही रहना चाहिए। अनपेड में कोई चेंज नहीं आना चाहिए, अनपेड कैपिटल में कोई चेंज नहीं आना चाहिए। कैंसिल कर सकता हूं मैं शेयर्स एट द डेट ऑफ पासिंग रेजोल्यूशन इन दैट बिहाफ हैज नॉट बीन टेकन और एग्रीड टू बी टेकन। अब वो क्या कह रहा है, देखो सीधी सी एक बात समझो, एक बात क्या समझने की है, मैंने शेयर्स को क्या कर दिया, कैंसिल कर दिया। कैंसिल कैसे कर दिया, कंपनी ने 1 लाख शेयर्स इशू किए थे, कंपनी ने 1 लाख शेयर इशू किए थे, बट सब्सक्राइब हुए सिर्फ 95,000, सिर्फ 95,000 शेयर सब्सक्राइब हुए, बाकी शेयर सब्सक्राइब ही नहीं हुए। तो 5,000 शेयर्स, इसको मैं क्या कर सकता हूँ, कैंसिल कर सकता हूँ, क्योंकि ये सब्सक्राइब ही नहीं है। अगर ये सब्सक्राइब हो जाते तो अलग बात थी, पेड अप नहीं पे किया होता तो फॉरफिट कर लेता, पेड अप नहीं किया होता तो फॉरफिट कर लेता, लेकिन ये तो सब्सक्राइब भी नहीं हुए, लोगों ने नहीं लिए। तो मैंने 5 लाख की कैपिटल यहाँ से रिड्यूस कर दी, मेरी ऑथराइज कैपिटल 10 लाख थी, तो ऑथराइज कैपिटल में से भी 5,000 रिड्यूस कर दी, ऑथराइज कैपिटल में से भी 5,000 रिड्यूस कर दिए, मैंने कैंसिल ही कर दिए। बोले शेयर किसी ने नहीं लिए, मुझे तो क्या करना है, मैं नहीं रखना चाह रहा इनको, जो कंपनी ने जो अनसब्सक्राइब्ड रह गए, जो किसी ने शेयर्स लिए ही नहीं।
तो कैंसिल कर दो उन शेयर्स को जो एट द टाइम ऑफ पासिंग रेजोल्यूशन हैज नॉट बीन टेकन और एग्रीड टू बी टेकन बाय एनी पर्सन, और डिमिनिश द अमाउंट ऑफ इट्स शेयर कैपिटल बाय द अमाउंट ऑफ शेयर सो कैंसल। और डिमिनिश कर दो अपनी कैपिटल को उतने अमाउंट से जितना अमाउंट क्या रह गया, जितना अमाउंट किसी ने लिया ही नहीं, जितने अमाउंट ऑफ शेयर्स किसी ने नहीं लिए उतने से क्या कर दो, रिड्यूस कर। तो ऑल द अबव अल्टरेशन डू नॉट रिक्वायर कंफर्मेशन बाय द ट्रिब्यूनल, एक्सेप्ट अगर अल्टरेशन की वजह से, कौन सी, कंसोलिडेशन और डिवीजन की वजह से अगर वोटिंग परसेंटेज में चेंज हो रहा है तो फिर आपको ट्रिब्यूनल की अप्रूवल लेनी पड़ेगी। अदरवाइज आपने जितनी भी अल्टरेशन पढ़ी है, जो भी अल्टरेशन आपने ऊपर पढ़ी है, इसके लिए क्या, किसकी जरूरत नहीं है, इसके लिए ट्रिब्यूनल की कंफर्मेशन की जरूरत नहीं है। These alterations are required to be notified and a copy of resolution shall be filed with the registrar within 30 days of passing of the resolution। क्योंकि देखो रेजोल्यूशन लिखा है, स्पेशल रेजोल्यूशन नहीं लिखा है। आप जो भी अल्टरेशन आपने फाइल किया वो आपको नोटिफाई तो करनी पड़ेगी, बतानी तो पड़ेगी, कौन से फॉर्म में, SH7 में। इसको ROC को रजिस्ट्रार क्या करेगा, रिकॉर्ड कर लेगा ये नोटिस और मेक अल्टरेशन एनी अल्टरेशन विच मे बी नेसेसरी इन कंपनी मेमोरेंडम और आर्टिकल और बोथ। द कैंसिलेशन ऑफ द शेयर्स शैल नॉट बी डीम्ड टू बी रिडक्शन ऑफ कैपिटल, क्योंकि रिडक्शन होता है पेड अप कैपिटल का, कैंसिलेशन होती है किस चीज की, कैंसिलेशन होता है अनसब्सक्राइब्ड कैपिटल का, जो कैपिटल किसी ने ली नहीं। एक तो मैं पेड अप को रिड्यूस कर दूं तो वो क्या कहलाएगा, रिडक्शन ऑफ शेयर कैपिटल। मैं तो कैंसिल कर रहा हूं जितना पोर्शन किसी ने लिया नहीं, जितना पोर्शन किसी ने लिया नहीं। सेक्शन 64 प्रोवाइड दैट ए नोटिस इज रिक्वायर्ड टू बी गिवन टू रजिस्ट्रार ऑफ अल्टरेशन ऑफ शेयर कैपिटल इन फॉर्म नंबर SH7, यही वाला पॉइंट है। तो ये आपका अल्टरेशन ऑफ शेयर कैपिटल है। तो अल्टरेशन ऑफ शेयर कैपिटल में मैंने क्या किया, ऑथराइज कैपिटल को इंक्रीज कर दिया, मैंने कंसोलिडेट किया, पहले ऐड किया, मैंने टोटल मेरे नंबर ऑफ शेयर्स देखे, मेरी ऑथराइज कैपिटल देखी, फिर मैंने उसको नॉमिनल वैल्यू उसकी इंक्रीज कर दी, मैंने शेयर की वैल्यू बढ़ा दी, नॉमिनल वैल्यू मैंने इंक्रीज कर दी, उससे डिवाइड कर दिया, मैंने जो वैल्यू इंक्रीज करी थी उससे डिवाइड कर दिया, मैंने सब डिवाइड कर दिया, लार्जर को स्मॉलर डिनोमिनेशन में चेंज कर दिया, मैंने कन्वर्ट कर दिया फुल्ली पेड अप शेयर्स इनटू स्टॉक और स्टॉक इनटू फुल्ली पेड अप शेयर्स, और जितने अनसब्सक्राइब्ड कैपिटल थी जो किसी ने लिए ही नहीं उसको क्या कर दिया, कैंसिल कर दिया। तो मैंने ना सिर्फ देखो अनसब्सक्राइब्ड कैपिटल थी तो मैंने ऑथराइज से भी माइनस कर दी कि इतने शेयर्स किसी ने नहीं लिए, तो मैं कंपनी की ऑथराइज कैपिटल को इतने से रिड्यूस कर रहा हूँ। ये सारी अल्टरेशन के लिए कंफर्मेशन रिक्वायर्ड नहीं है ट्रिब्यूनल की, लेकिन अगर वोटिंग परसेंटेज में चेंज हो रहा है तो फिर रिक्वायर्ड है। कॉपी ऑफ रेजोल्यूशन प्लस आपको ये जो नोटिस है फाइल करना है आरओसी के पास 30 डेज में, कौन से फॉर्म में, SS7 में। आरओसी रिकॉर्ड करेगा और सर्टिफिकेट इशू कर देगा, उसी हिसाब से अल्टरेशन नोट डाउन कर लेगा। कैंसिलेशन को आप नहीं मानोगे रिडक्शन, क्योंकि रिडक्शन होता है पेड अप कैपिटल का या अनपेड कैपिटल का। रिडक्शन होता है पेड अप कैपिटल, अनपेड कैपिटल उसको कहते हैं जब आपकी कैपिटल अनसब्सक्राइब्ड रह गई, उसको कैंसिलेशन कहते हैं, उसको रिडक्शन नहीं कहते। तो आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट क्लास में हम आगे कंटिन्यू करेंगे। आज हमने पढ़ा अल्टरेशन ऑफ ऑब्जेक्ट क्लोज, अल्टरेशन ऑफ ऑब्जेक्ट क्लोज हमने पढ़ा, अल्टरेशन ऑफ लाइबिलिटी क्लोज में मैंने आपको पढ़ा दिया कि कंपनीज एक्ट में ऐसा कुछ नहीं लिखा है, और अल्टरेशन ऑफ क्या पढ़ा हमने, कैपिटल क्लोज। अभी इसका प्रोसीजर बाकी है, अगली क्लास में करेंगे क्योंकि क्लास बड़ी हो जाएगी ज़्यादा, फिर फायदा नहीं है। अल्टरेशन ऑफ कैपिटल क्लोज हम अगली क्लास में पढ़ेंगे, और मैं अगली क्लास में ही आपको थोड़ा सा रिवाइज भी कराऊंगा कि हमने क्या पढ़ा था, ताकि आपके पास एक रीकैप हो जाए। तो आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट क्लास में आगे कंटिन्यू करेंगे। बाय बाय, टेक केयर।